डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो वुमेन है उनका वर्क फोर्स में इतना कम पार्टिसिपेशन क्यों हो जाता है आफ्टर मैरिज, या फिर मैं बात करूँ अर्बनाइजेशन की, उसकी वजह से हमारे हेल्थ हजार्ड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतने क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू द रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए जुड़ते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये एक करंट अफेयर की सीरीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, बट उसके साथ हमारा फोकस जो है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डजंट मैटर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और जिन जनरली अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। और करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली आपके जो सिलेबस है उसका मेन पार्ट है। नो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि पता है, आप जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, बाकी जो नए लोग जुड़ते हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम रोज़ क्लास लेते हैं इनके अंदर हमें आपसे हर रोज़ एक कोड शेयर करता हूँ, जिसे आप अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक ग्रूमिंग होगी। तो आज के जो कोट है दोस्तों वो है, वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेस ऑफ टाइम इज टू डू समथिंग वेरी वेल दैट नीड नॉट टू बी डन एट ऑल। अब ये होता है कि समय, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो अमीर इंसान होता है ना वो पैसों की नहीं बल्कि अपने समय की कदर करता है। वहीं जो एक जो मैं बात करूँ कि लो इनकम का जो इंसान है वो अपने पैसों की कदर करेगा अदर दैन टाइम की। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ समझने की कि आपका जो समय है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके सब पैसे से, या फिर मैं बात करूँ उससे भी ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है आपका टाइम। तो उस टाइम को एक अच्छे वे में यूटिलाइज़ करना बहुत एक क्रूशियल हो जाता है जब आप ऐसा केस में होते हैं। अब अगर आप अभी सभी स्टूडेंट फेस में हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है आपको चीज़ों को ऐसे हैंडल करने की या समय को ऐसे यूटिलाइज़ करने की जहाँ पर आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि आपको आगे जाके ये चीज़ का पछतावा ना हो कि ये जो समय था ये निकल गया एंड देन आपने उस समय को लेकर कोई खासा यूटिलाइज नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप कोई तैयारी कर रहे हैं या आप किसी को एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली आप जब किसी चीज़ पे आप विद फोकस आप चीज़ों को समझेंगे या करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक सीख ज़रूर मिलेगी। बात देखिए, किसी चीज़ में सक्सेस पाना या फेलियर होना ये अपने हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम क्या है कि हम 100% जो है अपना उस पर कॉन्सेंट्रेशन लगा काम करें, ये हमारे हाथ में। अगर हमने ये कर लिया उस टाइम पे तो डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी इन फ्यूचर। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी से दूर रहें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल हट जाना है या मूवीज़ नहीं देखें, इंजॉय नहीं करना, ये तो बिल्कुल आपका एक पार्ट है, उसको तो इंजॉय करना ही है। बट समय का सही यूटिलाइजेशन, जहाँ पे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पे आप कोई भी मूवीज़ वगैरह देखते हैं वहाँ पे एक अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं आप ऐसी वीडियोस देख के या फिर ऐसे कुछ मूवीज़ देख के जहाँ पे आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, रदर दैन जस्ट स्क्रॉलिंग करके, या आप कुछ आजकल होता है ना कि आप बिंज वॉचिंग करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें देखते हैं, उस चीज़ों को लिमिट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कोट समझ में आएगा कैसे कि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप उस समय में क्या करते हैं वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है कि जैसा आपको पता है कि सवाल होते हैं ये करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो आज का सवाल है कि नेम द मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी एक जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये करंट अफेयर का पार्ट है, बट आपको ये बताना है कि कौन कौन से कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। प्लस आप ये भी बता सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता है या आप इस बारे में अवेयर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में स्टिक कीजिए। इससे आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपको वो जो है चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 26 अक्टूबर एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़पेपर वो है वुमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। अब ये जो आर्टिकल है इसके अंदर डिस्कस किया है कि कैसे वुमेन है, खास करके हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, उनका एक जो पार्टिसिपेशन है इन वर्क फोर्स या लेबर वर्क फोर्स वो काफ़ी कम हो जाता है आफ्टर मैरिज, या फिर बिफोर मैरिज भी कई बार ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब आपको पता है कि हमारा देश भारत जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी फॉलो करता है, तो ऐसे में जो वुमेन की कंडीशंस है
वो काफ़ी समय से एक डिग्रेडेबल फेस में चल रही। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे लॉस इम्प्लीमेंट करने की जहाँ पे वुमेन जो है खुल के अपना पार्टिसिपेशन जो है वो इकोनॉमी में, यानी भारत की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में अपना एक फुल पोटेंशियल के साथ पार्टिसिपेट कर सके। तो आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया है कि कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। व्हेन वुमेन आर एक्टिव इन लेबर फोर्स इट हैज़ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस फॉर देयर ओन एम्पावरमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स फॉर द हाउस होल्ड। अब एक वुमेन जो है वो जब एक वर्क फोर्स में इंक्लूड होती है या इंडल्ज होती है तो उसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि एक खुद जो वुमेन होती है वो अपनी ओर से एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, अपने आप को एक एम्पावर फीलमेंट जो होती है वो ज़रूर होती है। बट उसके साथ साथ में जो एक हाउस होल्ड है, यानी कि अगर कोई महिला किसी शादीशुदा है तो डेफिनेटली जब वो काम करेगी तो उसका जो हाउस होल्ड है, उनका जो हाउस होल्ड है उसके अंदर बेटर आउटपुट वो ज़रूर दे सकती है फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो ऐसे में ये इसकी इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है कि कैसे अगर एक वुमन किसी वर्क फोर्स में इंडल्ज हो जाती है या होती है तो कहीं ना कहीं दोनों फेस की तरफ से, इंडिविजुअल लेवल पे एंड प्लस फैमिली की या हाउस होल्ड की ओर से, दोनों ही तरफ से हमें एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलती है। ग्लोबल फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन की बात करूँ दोस्तों तो लगभग 47.3% 2022 के अंदर आंकड़ा जो निकाला गया था, यानी कि ग्लोबली द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट LFPR remains relatively low with the World Bank estimation the worldwide at women at 47.3% in 2022। अब वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट है वर्ल्ड वाइड वो ये बताता है कि 2022 तक जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है इन द लेबर फोर्स वो लगभग 47.3% जो है 2022 में इस आंकड़े को बताया गया था, ताकि जो कि काफ़ी लो है। जब हम बात करते हैं कि वुमेन को एजुकेट करने की तो उससे ये जो आंकड़ा सामने आता है ये काफ़ी लो है, बिकॉज कहीं ना कहीं ग्लोबली जो एक एजुकेशन का लेवल है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, उसके अंदर वुमेन का जो एजुकेशन है वो बढ़ता हुआ ज़रूर दिखता है, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन जो है वर्क फोर्स में वो काफ़ी कम है। तो डिक्लाइनिंग इन फीमेल LFPR इन इंडिया तो डिक्रीज फ्रॉम 28% इन 1990 to 24% इन 2022, इम्प्लीमेंटिंग देयर ग्रोथ एंड पोटेंशियल। अब इंडिया की बात करो दोस्तों तो हमने बात करी ग्लोबली की तो 47.3% था, बट इंडिया की बात करें तो लगभग 4% की गिरावट जो है हमें देखने को मिली है फ्रॉम 1990 to 2022। अब ऐसा नहीं है कि बढ़ते समय के साथ में हम वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कम तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। अब बढ़ते हुए पॉपुलेशन में होता क्या दोस्तों कि कई ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ या कुछ ऐसे परिवार जो होते हैं उनके लिए एक ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है अपनी घर के बच्चे हैं उनको पढ़ाना। तो ऐसे में धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक किसी समाज का या किसी देश की जो जनसंख्या है वो तो बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम जो एजुकेशन का लेवल है या वर्क फोर्स में इम्प्लीमेंटेशन है उनका वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आता है। तो मैरिड वुमेन की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे है कि LFPR2 डिक्रीज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिमिटेड एजुकेशन अटेनमेंट, फैमिली ऑब्लिगेशन एंड सोसाइटल डिसअप्रूवल ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड द होम्स। अब जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोई भी वुमेन जो होती है या वो शादी के बाद में तो उनके कई सारे एक प्रॉब्लम्स जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने को मिलते हैं। जैसे कि एक तो कोई मान लीजिए कोई लेस एजुकेटेड है या फिर एक फैमिली ऑब्लिगेशन होती है। कई बार देखता है ना हम लोग कि ऐसा हमारे इंडियन समाज में कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई वुमन है उनको शादी के बाद में क्या कह दिया जाता है ये कह के कि आपके हस्बैंड कमा तो रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कमाने की। तो ऐसे कुछ या फिर सोसाइटल डिसअप्रूवल होते हैं कि सोसाइटी के लोग हमारे अन्य समाज में खास करके कि इंडियन सोसाइटी जो कहती है कि ये क्या ज़रूरत है बाहर काम करने की एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कहीं मोरल डाउन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो उनका पार्टिसिपेशन है इन इकोनॉमिक ग्रोथ वो हमको कम देखने को मिलता है। अब इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं जैसे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या सोसाइटल बैरियर्स जो होते हैं। अब एक वुमेन जो होती है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि किसी भी औरत को जब शादी हो जाती है तो पूरा घर संभालना पड़ता है। तो ऐसे में दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है किसी वुमेन के लिए। या फिर सोसाइटल बैरियर्स मैंने आपको बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर अराउंड, तो उनका सभी का कुछ ओपिनियन होता है। तो ऐसे में जो कोई परिवार होता है वो अपने आप को इतना इस सोसाइटल प्रेशर से बाहर जाने देना नहीं चाहता है। एंड दे विल एक्सेप्ट कि हाँ क्या ज़रूरत है आपको बाहर जाने की। अपनी जो डॉटर इन लॉ होते हैं उनको ये कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है। तो ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई है कि क्यों जो आफ्टर मैरिज चीज़ें हैं वुमेंस के लिए वो और ज़्यादा हार्डशिप से भरी हुई होती है और क्यों उनका जो पार्टिसिपेशन है
इन वर्क फोर्स वो कम नज़र हमको आता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग लेबर पार्टिसिपेशन मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे कि इन्फ्लुएंस मैरिड वुमेन्स रिड्यूस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सच एज देयर रिलीजियस एंड कास्ट अफिलिएशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, हाउस होल्ड वेल्थ एंड सोसाइटल नॉर्म्स। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डोमेस्टिक एक और जो सोसाइटल प्रेशर है वो तो होता ही है, बट उससे ज़्यादा कुछ और फैक्टर्स भी है जो वुमेन को कहीं ना कहीं वर्क फोर्स में इंडल्ज होने से रोकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि किसी के रिलीजन की वजह से कोई होता है ना कि कई बार ऐसे रिलीजियस मैटर्स होते हैं जहाँ पे वुमेन्स को जो अलाउड नहीं किया जाता कि आप घर से बाहर जाए, या फिर कास्ट एफिलिएशंस होते हैं, या फिर जोग्राफिकल लोकेशंस है। मान लीजिए किसी कोई कपल है वो रहते हैं इन दिल्ली मान लीजिए, लेकिन जो वुमेन है उनका जो घर है यानी उनका वियर है वो किसी और राज्य में वहीं वो नौकरी करती आ रही थी। तो ऐसे में जब वो शिफ्ट होती है टूवर्ड्स देयर इन लॉस के साथ जब शिफ्ट होते हैं तो उनका जो जो जगह थी जहाँ वो काम करती है वो काफ़ी दूर हो जाता है। तो ऐसे में एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये भी चीज़ें जो है और मुश्किल हो जाती है औरतों के लिए। हाउस होल्ड वेल्थ एंड सोसाइटल नॉर्म्स, जो हाउस होल्ड वेल्थ है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ की वजह से आपको अलग अलग रिफॉर्म्स या सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं कि मैं मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि क्यों सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं ना कि क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, थिंग्स लाइक दैट कि घर में आ तो रहा है पैसा। तो ऐसी कुछ चीज़ों के कारण वुमेन का जो पार्टीशन है वो कम देखने को मिलता है। प्रीफर टू फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, अब बात की गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू होम आर क्रिटिकल फॉर मैरिड वुमेन टू बैलेंस देयर वर्क एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है इसके अंदर वुमेन का ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो घर की बात करूँ मैं या फिर एक वर्क फोर्स की बात करूँ, तो इन सभी चीज़ों में बैलेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल टास्क बन जाता है। तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी होना प्रॉक्सिमिटी किसी भी चीज़ की, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम देना या किसी औरत को या फिर किसी लेडीज़ जो होती है या फिर कोई वुमेन को किसी हम कहते हैं ना कि कोई कंपनी जो है वो फॉर्म प्रोवाइड करा सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें प्रेफर करती है कोई भी वुमेन को अगर कोई सी वर्क फोर्स में इंडल्ज होना है तो वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या प्रॉक्सिमिटी चाहती है ताकि वो अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके। अब जेंडर असिमेट्रिक प्रोफेशंस की बात करूँ दोस्तों, तो सोसाइटल कंस्टेंट प्लेस एडिशनल प्रोफेशनल कॉस्ट ऑन वुमेन लीडिंग टू इनकम इनक्वालिटी, डिलेड मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग डिसीजंस। अब मान लीजिए कोई ऐसा सोसाइटी जहाँ पे किसी वुमेन को हाईली एजुकेटेड बनाया जाता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि उनको लगता है कि जब इतना पढ़े हैं तो डेफिनेटली एक अपने बलबूते पे खड़ा होना, एक सेल्फ डिपेंडेंस क्रिएट करना, उस चीज़ को लेकर भी क्या होता है कई बार टाइम लगता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ शादी में डिले हो जाता है एंड उसके फैमिली प्लानिंग में और ज़्यादा डिले होता है। तो ऐसे में जो घर परिवार के जो लोग होते हैं उनको चिंता होती है कि अगर अभी से कि अपनी जो बेटी है उनको सेटल नहीं किया तो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैरिज। तो ये कुछ चीज़ें भी हैं जो किसी वुमन को वर्क फोर्स में इंडल्ज होने से रोकती है। अब बात करूँ डिक्लेयर इन फीमेल LFPR इन इंडिया 25 to 49 ईयर्स देयर हैज़ बीन 5% डिक्लाइन इन LFPR। अब 25 से जो 50 साल की जो औरतें हैं उनके बीच में अब 5 साल का डिफरेंस 5% का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है फ्रॉम 2004 to 2022। अब ऐसे में जब चीज़ें मुश्किल होती जाएगी, यानी कि मैंने आपको इतने सारे अभी बताया ना फैक्टर्स की कैसे अलग अलग चीज़ें जो है वो जब एक साथ जुड़ जाती हैं, तो किसी वुमन के लिए अपना पार्टिसिपेशन देना या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो किसी भी औरत का क्या है तो उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार होता है ना कि आपने सुना होगा बाल विवाह जो चीज़ें होती है कि किसी भी बच्चे का जो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय उनका बचपन में ही शादी कर दी जाती है ना, उसके बाद में क्या होता है कि एट द एज ऑफ लीगल एज जब हो जाती है तो देन उनको इन लॉज के साथ भेज दिया जाता है। तो ऐसे में प्रॉपर किसी की भी पढ़ाई हो ना हो पाना ये भी एक रोल प्ले करता है कि जो वुमन है वो कितना अपना पार्टिसिपेशन दे सकती है। अब सॉल्यूशन की बात करूँ दोस्तों तो कई सारे ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जो वुमेन्स हैं उनका एक जो डिग्निटी है या फिर उनकी पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा सकती है। अब इसके लिए इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ डे केयर सर्विसेज फॉर वर्किंग वुमेन, एनहांसिंग वर्क सेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस एंड पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन इंकरेज ग्रेटर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा सकते हैं बिल्कुल, कैसे कि अगर कोई दूर रहता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए किसी जो लेडीज़ है उनका घर ए पॉइंट है, देन उनका जो वर्क जहाँ पे वो काम करती है वो पॉइंट भी है, इनके बीच में डिफरेंस डिस्टेंस लगभग
कहीं बहुत ज़्यादा है, तो इस डिस्टेंस को कम किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है वो कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है वुमेन को, ताकि ईजी एक्सेसिबल हो उनके लिए जॉब पे आना और जाना। या फिर जो हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब जो है वो फुल टाइम ना हो के कुछ पार्ट टाइम दिन के कुछ आवर्स जब वुमेन अपने हाउस होल्ड काम से फ्री होती है तो उस टाइम पे अपना पार्टिसिपेशन दे सकती है। या फिर इसके अलावा चीज़ें हो सकती है कि वर्क फ्रॉम होम जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जा सकती है वुमेन्स के लिए, ताकि उनको और ज़्यादा आसानी हो घर से काम करने में, जब भी अपने एट देयर ओन पेस अपना काम कर सकती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो प्रमोट की जा सकती है ताकि वुमेन को एक इनकरेज किया जा सके कि वो अपना पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन वर्ड जो है दोस्तों वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है कि बिकॉज किसी भी वुमेन के लिए कहीं भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मैं बात करूँ हमारे इस देश के डेवलपमेंट की, चाहे इस वर्ल्ड के डेवलपमेंट की, या एक किसी छोटे हाउस होल्ड लेवल की बात करूँ तो किसी भी वुमेन का सशक्त होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आएगी डियर फ्रेंड्स कि कैसे एक वुमेन जो है, एक ये औरत जो है हमारे नॉट जस्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में बट एट द वर्ल्ड लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमें इकोनॉमिकली या हाउस होल्ड भी अगर ग्रो करना है तो एक जो कहते हैं ना कि बैलेंस बनाना, कहता है कि कोई कपल जो होता है वो किसी गाड़ी के दो पहियों के समान है जिनके इक्वली चलना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो जीवन है वो उसकी गाड़ी सही पेस पे चलेगी। ये एक जस्ट एक डायलॉग भी आपने सुना होगा, काफ़ी कॉमन का है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, चीज़ों को और थोड़ा आसान बनाया जाए ताकि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो एक अपर लेवल पे हम देख सकें इंडिया के अंदर या फिर एट वर्ल्ड लेवल। यस डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल। आज का जो हमारा सेकंड आर्टिकल है कि अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। अब बढ़ती हुई जो अर्बनाइजेशन है यानी शहरीकरण जो बढ़ता हुआ है, हमें इसके फ़ायदे देखते हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कैसे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता जा रहा है, कैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम इसकी दूसरी साइड देखेंगे जहाँ पे इसी की वजह से यानी कि शहरीकरण के कारण ही लोग ज़्यादा है वो अनहेल्दी होते जा रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होती जा रही है। एवरेज एज जो लगभग पिछले कुछ सालों से गिरी है वो एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में बताया गया कि कैसे अर्बनाइजेशन हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। डेफिनेटली जो एक शहरीकरण जो है उससे कई सारी बात कंपनियां इंडिया के अंदर आई है, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है, कई सारे लोगों को रोज़गार मिला है। तो एक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो एक बेहतर रूप से बिल्कुल हुई है शहरीकरण होने के कारण। बट एट द सेम टाइम अर्बन हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। Indian residents face multiple health risks including high levels of air and noise pollution, limited green spaces, inadequate sidewalks and parks, outdated transportation system, poor access to nutrition food and exposure to toxic chemicals and heavy metals. अब जब इतने शहर में जब लोग बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के साथ साथ ये पोल्यूशन जो है इसकी शिकायतें वो बढ़ेगी। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी कोई भी शहर है वहाँ पे अगर किसी को जब रहते हैं तो एक सेटअप करते हैं कोई फैक्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब फैक्ट्री सेटअप होती है तो उसकी वजह से रोज़गार मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम पोल्यूशन की जो शिकायत है उसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में ज़रूरत है चीज़ों को और ज़्यादा ईजी करने की लोगों के लिए। डेफिनेटली ये जो चीज़ है कि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो हेल्थ रिस्क है उसको हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ जो होती है, जैसे कि मैं बात करूँ हार्ट डिजीज़ है या फिर डायबिटिक्स है, ऐसी कुछ चीज़ें बीमारियां जो हैं वो इंडियन जो पीपल है या फिर जो शहर के लोग हैं उनमें कहीं बढ़ती हुई नज़र आती है। लो लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कंबाइंड विद अदर रिस्क फैक्टर्स हैव लेड टू सर्ज इन कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ इन इंडिया। अब जब इतना सबके पास सुविधाएँ हैं, आपने देखा होगा ना कई बार क्या करते हैं लोग बाग कि अगर जॉगिंग पे भी जाना है या कहीं पे जाना है तो कार लेके जाते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी जब आप कार का या बाइक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा कि जब इतना वैसे ही आपको दिन भर ऑफिस में बैठना है, दैन उसके बाद भी अगर आप लो लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आपको जो रिस्क है और डिजीज़, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ कि हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो इन सभी का जो खतरा एक बढ़ता हुआ नज़र आता है। अभी हम देखते हैं कि सब लोग फिटनेस बैंड तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ही, फिटनेस वॉचेस है या फिर स्मार्ट वॉचेस है, तो ये सब लोग पहनते तो हैं बट उसका कोई खासा यूज़ है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द लेवल ऑफ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फिजिकल एक्सरसाइज दे नीड टू डू। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसका एक सही उपयोग भी हो। न्यू पैराडाइगम ऑफ पब्लिक हेल्थ।
Focusing on the decision of urban environments and providing system is crucial for improving public health. अब ऐसे में कुछ जो हम बात करते हैं ना कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, तो ना कि सिर्फ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से ही नहीं, बल्कि इस लेवल से भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए जहाँ पे लोगों के जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी ध्यान में रखा जा सके। एंड ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या वैसे कुछ पार्क्स डेवलप किया जाए ताकि लोग उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसको प्रमोट कर सकें। अब 7 की प्रोविजन सिस्टम बताए गए हैं इसके अंदर, जैसे कि फूड, एनर्जी, मोबिलिटी, हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट दैट आर एट कोर ऑफ ह्यूमन हेल्थ, वेल-बीइंग, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। These provision system are fundamental to urban development and public health and must be addressed collectively। अब ये सभी जो 7 सिस्टम बताए गए ना कि 7 की प्रोविजंस है, ये चाहे फूड, एनर्जी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, तो इन सभी को एक फंडामेंटल एक यूसेज माना गया है, कोर माना गया है ह्यूमन हेल्थ को लेकर। तो इन सभी को लेकर सरकारों को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए या फिर ऐसे कुछ लॉज बनाने चाहिए ताकि पब्लिक हेल्थ जो है उसके ऊपर खासा फर्क ना पड़े, यानी नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ये सभी चीज़ें जो एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे सभी जो जनता है शहर में रहने वाली उन सभी को। और फंडामेंटल टू अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ एंड मस्ट बी एड्रेस कलेक्टिवली। अब इन सभी चीज़ों का सही होना, जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी शहर के अंदर कोई लोग रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ऑर्गेनिक खाना ही खा रहे हो। क्या पता जो फल सब्जियाँ आती है इतने मास प्रोडक्शन करना है तो कहीं ना कहीं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या ऐसी कुछ चीज़ें जो इनका एक उपयुक्त मात्रा में या उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है ताकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इनको फीड किया जा सके। तो ऐसे में केमिकल्स को कंज्यूम करना या फिर मोबिलिटी, हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या वाटर मैनेजमेंट को लेकर चीज़ें जो है वो उनको आसान करनी पड़ेगी अगर हमें बात करें शहर में जो रहने वाली पॉपुलेशन है उनके लिए। अब सोशल इनइक्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो लगभग हमें देखने को मिलता है कि कई बार जो ऐसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके चीज़ों को, तो उनके लिए शहर के अंदर चीज़ें और मुश्किल हो जाती है। बिकॉज होता क्या कि अगर आप अगर आप इस चीज़ अवेयर है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कोई खास रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है अगर आप गांव में रहते हैं। तो वही आपकी जो आपके पास खेत होता है तो आप वहीं पर ही ऑर्गेनिक फूड उगा सकते हैं। आप कैटल फीड करते हैं या फिर आप कैटल जो रखते हैं उससे आप आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आप कंज्यूम करते हैं। तो ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आप गाँव में रहते हैं। वहीं जब आप शहर में रहते हैं तो डेफिनेटली खर्चे जो हैं वो बढ़ते ही हैं। और ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कमा सके तो उसके लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इसी कारण हमें देखने को मिलता है कि जो कई क्लास या रेस या एज, माइग्रेंट या डिसेबिलिटी स्टेटस है उसके बेसिस पे कई लोगों के साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नज़र आता है इन सभी चीज़ों को लेकर, या चाहे मैं बात करूँ फूड की, एनर्जी की या इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ऐसे में चीज़ें जो है उन सभी के लिए एक वल्नरेबल बनती नज़र आती है जो लो इनकम के लोग हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी ड्यूटी एक्शंस की जरूरत है दोस्तों। क्रिएटिंग ए सेफ वॉकिंग एंड बाइकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली प्रमोट्स फिजिकल एक्टिविटी बट ऑल्सो रिड्यूस एयर पोल्यूशन एक्सपोजर। अब हुआ क्या है दोस्तों कि अब आपने देखा होगा कई जगह कि एक जो साइकिल की हम देखते हैं, साइकिल का ट्रैक जो है वो कई जगह हमें देखने को मिलता है जहाँ पे आप कुछ मिनिमल अमाउंट में आप एक पॉइंट से बाइसिकल लीजिए एंड देन उसके बाद में जहाँ तक आपको जाना है वहाँ पे भी एक साइकिल का स्टैंड होगा जहाँ पे आप जब जाएंगे तो वो साइकिल ट्रैक करते रहेंगे एंड देन उसके बाद में आप अपनी साइकिल जो है वहाँ पे जमा कर सकते हैं। एक तरीके से किराए पे आप साइकिल लेते हैं ना, वो वाला सिस्टम है ये। तो कई सिटीज़ में तो है, लेकिन ज़रूरत है इस चीज़ को और ज़्यादा बनाया जाए। लोगों के चलने के लिए एक प्रॉपर लेन बनाया जाए या फिर साइकिलिंग के लिए जो एक लेन बनाई जाए। तो ऐसे में होगा क्या, जब आपके पास फ्रॉम पॉइंट ए तो पॉइंट बी जाने के लिए एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा यानी साइकिल होगी, तो आप भी हिचक नहीं करेंगे। कई बार होता है ना कि कौन साइकिल ले, इधर इसको कौन जाए इतना दूर। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एड्रेस करते हुए कई राज्य सरकारों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है ताकि जो साइकिल का जो एक चलन है उसको बढ़ाया जाए, यानी लोग जो है साइकिल की और ज़्यादा शिफ्ट हो ताकि जो पोल्यूशन है उसको तो कम कर ही सकें, बट उससे ज़्यादा जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी बढ़ाया जाए लोगों के लिए। अब जो एक्सरसाइज है उसका रूल बताया गया कि कैसे वो इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो रिस्क फैक्टर्स है उनको मिनिमाइज करने में फिजिकल एक्सरसाइज आइडेंटिफाइड एज अ हाईली इफेक्टिव वे टू मिटिगेट रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोमेटिक डिजीज सच एज पुअर डाइट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब ऐसे में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो एक वरदान हो सकती है आप सभी के लिए। और ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ आपको बीमारी से दूर रखेगी, बट जब आप एक अपने डेली रूटीन में जब आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो आप ओवरऑल बिल्कुल ग्रो करते हैं। आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर बिल्डअप होता है। आपकी हेल्थ तो सुधरेगी, आपको बीमारी कम होगी, बट उसके साथ साथ एक जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर होता है कि आप अपनी बॉडी को देखते हैं कि यस आई एम फिट नाउ, तो एक
डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस ज़रूरत ला जाता है। तो ज़रूरत है ऐसे कुछ एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने की। आप पार्क में जाइए, जॉगिंग कीजिए, मिनिमल 10 मिनट आधा घंटा आप जो अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम को हो। तो जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये जो सभी डिसीज़ हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे पोल्यूशन से जितनी भी स्मोक रिलेटेड है या फिर डाइट से रिलेटेड है, तो इन सभी डिजीज़ को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। चैलेंजेस टू वॉक एंड बाइकिंग। अब पूरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिटर्स पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग एंड बाइकिंग। अब मैंने बताया ना दोस्तों कि कैसे हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो है, बड़े बड़े सभी कुछ है, या इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ ये भी है, लेकिन ज़रूरत है हमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जहाँ पे लोगों के लिए चलने के लिए एक अलग से लेन हो या साइकिलिंग के लिए एक लेन हो। तो जब ऐसी चीज़ें डेवलप होगी तो कह देंगे लोगों को एक इंकरेजमेंट मिलेगा कि लोग जो है इस तरफ शिफ्ट हो, मतलब पैदल चलने लगे, लोग चाहे साइकिल की ओर शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो जब अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी सरकार है, तो जो लोग हैं उनका भी रुझान बढ़ेगा कि वो अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाए। होलिस्टिक अर्बन पॉलिसी की बात करूँ तो दैट कंसिडर हेल्थ एज अ सेंट्रल एलिमेंट, इट कॉल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग दैट एड्रेस अनहेल्दी डाइट्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड एयर पोल्यूशन। अब ये जो अर्बन पॉलिसी है, होलिस्टिक अर्बन पॉलिसी, उसके अंदर वो होगा क्या कि जो हेल्थ है उससे रिलेटेड चीज़ें तो प्लानिंग की जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलपमेंट चीज़ें हैं वो भी उनके साथ में इंडल्ज की जाएगी। यानी कि एक तरफ जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, मैं बात करूँ तो जब मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब उसके साथ साथ में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पार्क्स वगैरह हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें वो भी साथ साथ डेवलप की जाएगी, ताकि लोग जो है वो और ज़्यादा, अर्बनाइजेशन तो हो रहा है लेकिन उसके साथ अपनी हेल्थ जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही वे में वर्क नहीं करने वाली। जब आप स्वस्थ ही नहीं होंगे तो बाकी काम तो आप करने के बारे में भूल ही जाइए। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी दें। आप फिजिकल किसी न किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल इंडल्ज करें अपने आप को, ताकि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकें, ताकि जो बाकी काम है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे आपका जॉब हो, वो आप अच्छी तरीके से कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप को आपको समझ में आएगा कैसे बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन के अंदर हमारी हेल्थ को कैसे नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है थोड़ा और अवेयर रहने की, हम चीज़ों को थोड़ा और आसान बनाने की हमारे हेल्थ के प्रति, चाहे सरकारें स्टेप ले या ना ले, लेकिन हमें हमारे हेल्थ के प्रति थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमें थोड़ा और फिजिकली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि ओवरऑल हेल्दीनेस जो हमारी वो मेंटेन रह सके। एंड आज की कुछ हेडलाइन डिस्कस कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। आज की जो हेडलाइंस है कि अमोल मजूमदार इज़ हेड कोच ऑफ वुमेंस टीम। अब जो हमारे भारत की वुमेंस क्रिकेट टीम है उनके कोच को रिप्लेस किया गया है। अमोल मजूमदार जो है उन्हें नया हेड कोच बनाया गया है और रमेश पवार जो है उनको रिप्लेस किया गया है। अब आर्मी ने क्या है कि हाल ही के अंदर वर्टिकल विंड टनल एट द स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल SFTS एट बाकलोन इन हिमाचल प्रदेश। अब आर्मी ने एक ऐसी वर्टिकल विंड टनल तैयार की है स्पेशल फोर्सेस जो है हमारी इंडियन आर्मी की, उनके लिए, ताकि वो जो एक होता है ना पैराशूट जंपिंग जो होती है उसको थोड़ा और इजीली प्रैक्टिस कर सकें। तो यह बैकग्राउंड में आप देख भी पा रहे हो कैसे एक टनल के अंदर ये जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एक जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ISA टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी इन नवंबर। अब इंटरनेशनल सोलर लाइट्स जो है वो नवंबर के अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट जारी करेगा जहाँ पे पता चलेगा कि कैसे सोलर टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा और इजी बना के लोग अपनी डेली ज़िंदगी में या फिर ओवरऑल उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। NCERT ने कहा है कि सभी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो वर्ड है इंडिया उसको रिप्लेस करेगा भारत, यानी कि अभी सबसे जो नई टेक्स्ट बुक आएगी NCERT की उन सभी के अंदर आपको भारत देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो आसान लगी होगी रिगार्डिंग आर्टिकल्स एंड दीज हेडलाइंस। सो या दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर कर दीजिए फटाफट इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आपको रोज़ वीडियो है वो देखने को मिलेगी। एंड आप चाहे तो आप शॉर्ट्स भी बाइट साइज नॉलेज के लिए आप शॉर्ट्स भी वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पे। सो या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।